ठीक है, तो कल का कहाँ तक हो गया था बताओ जल्दी, वहां से आगे बढ़ाया जाए। स्फीयर का बचा था, उसके पहले तक का हो गया है। ठीक है, ठीक है, चलो आज हम लोग स्फीयर का देखेंगे कि किसी एक स्फीयर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। क्लियर? अगर हम लोग स्फीयर को चार्ज प्रोवाइड करते हैं तब उसके साथ में क्या होगा, देखो ध्यान से। तो कल मैंने तुम लोग को स्फीयर तो बता दिया था। टोटल स्फीयर्स हम लोग को 4 टाइप से देखना है, 2 टाइप से होंगे, एक हो जाएगा हॉलो, दूसरा हो जाएगा सॉलिड। ठीक, हॉलो वाले को भी 2 टाइप से लेना है, एक हो जाएगा कंडक्टिंग और दूसरा हो जाएगा नॉन कंडक्टिंग। और सॉलिड वाले में भी तुमको 2 टाइप से लेना है, एक कंडक्टिंग, दूसरा ठीक, दूसरा नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा इसमें। तो ये जो 4 टाइप के स्फीयर्स देखे हुए हैं, इनमें से 3 टाइप के स्फीयर्स को एक तरफ लिख लो। कौन कौन से हो जाएंगे? हॉलो का दोनों, हॉलो सॉरी हॉलो स्फीयर का दोनों, कौन कौन से? कंडक्टिंग भी और नॉन कंडक्टिंग भी। और तीसरा जो आ जाएगा इन्हीं के साथ में, वो हो जाएगा कंडक्टिंग का सॉलिड, सॉलिड का कंडक्टिंग। क्लियर? तो कौन कौन से 3 हो गए? एक तो हो जाएगा कंडक्टिंग और एक हो जाएगा नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग में हॉलो और सॉलिड दोनों लेना है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आएगा नॉन कंडक्टिंग में से हॉलो। क्लियर? इन तीनों का हमको एक तरीके से देखना है। ठीक, और जो अगला आएगा कौन सा हो जाएगा? नॉन कंडक्टिंग का सॉलिड, उसको हम लोग अलग से देखेंगे। तो पहले ये तीनों को समझो ध्यान से। जैसे मान लो ऐसा समझो, जैसे मान लो ये एक स्फीयर है। ठीक है, ये एक स्फीयर है, अंदर से अगर ये खोखला हो, अंदर से अगर ये मान लो पूरा खोखला है, अगर मैं इसको चार्ज दूंगा तो अंदर में तो कुछ भी नहीं है, तो इसका जो चार्ज रहेगा ये ऊपर के सरफेस में ही रहेगा। क्लियर? चार्ज कहां रहेगा? इसके ऊपर के सरफेस में ही रहेगा। दूसरा समझो, अगर सॉलिड है, हॉलो है, तब के केस में सरफेस में आ गया, चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे वो नॉन कंडक्टिंग हो। नॉन कंडक्टिंग का भी तो अंदर पूरा का पूरा खाली स्पेस रहेगा ना, तो खाली स्पेस में तो तुम चार्ज भेज नहीं पाओगे, तो इसी वजह से सारे के सारे चार्ज इस पे कहां पे रहेंगे? उसके सरफेस पे। क्लियर हुआ? दूसरा नॉन कंडक्टिंग, तो ये सारा तो हो गया। क्लियर? अब देखो सॉलिड का जो कंडक्टिंग है, सॉलिड का जो कंडक्टिंग है, इसमें मान लो ये पूरा का पूरा ये बॉल हो गया, इसका अंदर वाला पार्ट भी पूरा का पूरा फिलअप है। क्लियर? तो इसके अंदर के पार्ट्स में भी वो भी तो मेटल ही होगा, या फिर कोई ना कोई सा कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ रहेगा। और कंडक्टिंग मटेरियल बना हुआ है बोलने का मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी या फिर चार्ज को कंडक्ट कर सकता है, चार्ज उसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो हो सकते हैं। क्लियर हुआ ये? तो होता क्या है, अगर पूरा का पूरा सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी है, क्लियर, तो कहीं पे भी तुम उसका चार्ज दो, वो सारे के सारे चार्ज कंडक्ट होकर के उसके सरफेस पे आ जाते हैं। समझे इतना? ये कौन से बॉडी की बात की है? सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी। क्लियर? हॉलो के दोनों में तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि अंदर तो पूरा खाली ही है। हॉलो में है तुम्हारे, हॉलो हॉलो में या तो तुम कंडक्टिंग ले लो या नॉन कंडक्टिंग ले लो, दोनों में ही सरफेस के पास ही आएंगे सारे चार्ज, क्योंकि अंदर पूरा खोखला है। क्लियर? और सॉलिड में सिर्फ कंडक्टिंग में क्या होता है, चार्ज जो रहता है वो ऊपर भाग आता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ इतना? अब देखो, मान लो ये नॉन कंडक्टिंग होता, मान लो ये नॉन कंडक्टिंग होता, इसको मैं चार्ज प्रोवाइड करता, तो चार्ज प्रोवाइड करने के बाद चार्ज जो है वो इसको मान लो सारे पार्ट्स में चार्ज प्रोवाइड कर दिया, हर एक पार्ट को चार्ज दे दिया, तो ये नॉन कंडक्टिंग होने की वजह से चार्ज को ये पास होने नहीं देगा, मतलब चलने नहीं देगा, उनको कंडक्ट नहीं करवाएगा। तो जिस चार्ज को मैं जहां पे प्लेस किया हुआ रहूंगा वो वहीं पे रह जाएगा। ठीक, अब ये बॉडी है, इसके सारे पार्ट्स को मैंने अगर चार्ज दिया हुआ रहेगा तो चार्ज इसके इनसाइड को भी तो प्रोवाइड करूंगा मैं। समझे इतना? तो चार्ज इसके इनर 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 रीजन में भी रहेगा और वो कंडक्ट होकर के इसके सरफेस में नहीं आता। क्लियर हुआ ये? इतना समझ में आया? तो क्या क्या देख लिए? हॉलो स्फीयर में, हॉलो स्फीयर में दोनों केसेस में, चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, चार्जेस जो रहेंगे वो उसके सरफेस पे चले आएंगे। क्लियर? सॉलिड की अगर बात करेंगे तो सॉलिड में कंडक्टिंग जो बॉडी रहता है उसके सरफेस पे चार्ज चले आएंगे। क्लियर? और उसका जो नॉन कंडक्टिंग रहेगा उसमें जहां पे चार्ज जितना रहता है वो उतना ही वहां पे रहेगा। क्लियर हुआ ये? तो हम लोग सॉलिड सॉरी सॉलिड का
सॉलिड का नॉन कंडक्टिंग बॉडी देखेंगे, ये हॉलो यहां पे लिख, ठीक, सॉलिड का नॉन कंडक्टिंग बॉडी देखेंगे हम लोग, वो एक अलग केस में। बाकी जो तीन देखेंगे ये तीनों को, इन तीनों को डिराइव करने का, इन तीनों को समझने का सब कुछ से, तीनों में से कोई सा भी अगर तुमको पूछता है वही वही डेरिवेशन तुमको वहां पे चिपकाने, बन जाएगा इतना। इसमें से इन दोनों में तो कोई कुछ खास था नहीं, क्योंकि हॉलो वाले स्फीयर का चाहे कंडक्टिंग लो चाहे नॉन कंडक्टिंग लो वो तो सरफेस पे आ ही जाएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था सॉलिड वाले में, तो सॉलिड वाला बॉडी जो रहता है वो कंडक्टिंग होता है, तो वो अंदर में चार्ज नहीं रहने देता, सारे के सारे चार्ज कहां भेज देता है, आउटर सरफेस में उसके। हो गया इतना। अब देखो अगला हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a spherical shell ड्यू टू a spherical shell। स्फेरिकल शेल जो रहेंगे ये दोनों कौन कौन से, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों के लिए। ये हो गया कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों के लिए, क्लियर। इसके साथ साथ स्फेरिकल शेल और किसके लिए इसको लगा सकते हो, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। हुआ, ठीक है। तो देखो इन तीनों के लिए हम लोग को सेम केस देखना है। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहला जैसे मान लो एक स्फेरिकल शेल लिए, ये एक स्फेरिकल शेल हो गया, क्लियर। मैं इसको चार्ज प्रोवाइड किया और मान लो मैं इसको क्यू चार्ज प्रोवाइड किया, और प्लस क्यू चार्ज जो है ये उसके पूरे सरफेस पे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, इसके पूरे सरफेस पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये तुमको तीनों ही केसेस में यही यही लगाना है। कौन कौन सा हो जाएगा, जो हॉलो वाले दोनों देखे और सॉलिड कंडक्टिंग वाले में, तीनों ही केसेस में चार्ज जो है यहाँ पे ऐसे इसके सरफेस पे आ जाएगा। इतना समझ में आया। तो तीनों ही केसेस में इनसाइड में कोई चार्ज है क्या, तीनों ही केसेस में इनसाइड में कोई चार्ज है क्या यहाँ पे, नहीं, क्लियर। हॉलो वाले केस में अंदर पूरा खाली है तो इस वजह से चार्ज नहीं है। सॉलिड वाले केस में ये कंडक्टिंग स्फीयर लिए हुए हैं तो सारे के सारे चार्जेस उसके सरफेस पे चले आए हैं, इसी वजह से अंदर में चार्ज नहीं होगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हम लोगों को इस चार्ज स्फीयर की वजह से, ठीक, यहां से आर डिस्टेंस किसी एक पॉइंट पे, यहां से आर डिस्टेंस किसी एक पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा ये बताना है। एक तो वो हो गया, क्लियर। दूसरा, इसके सरफेस पे पहला आर डिस्टेंस आगे, दूसरा इसके सरफेस पे, और तीसरा इसके इनसाइड में किसी भी एक पॉइंट, क्लियर हो गया। इन तीनों ही पॉइंट्स पे हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू पता करना है। ध्यान से समझो, जब भी हम लोगों को ये डिस्टेंस बोल रहे हैं कि ये आर डिस्टेंस पे वो पॉइंट है, तो वो इसके सरफेस से नहीं, इसके सेंटर से लो। ये डिस्टेंस कितना, स्मॉल आर मान लिए। ये पूरा जो स्फीयर है इसका इसका डिस्टेंस, इसका रेडियस कैपिटल आर मान लिए, और फिर जो तीसरा केस लेंगे तो इसको आर मान लेंगे, स्मॉल आर। इतना क्लियर हो गया। बस अब देखो पहला वाला नंबर, केस 1, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हो, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तब के केस में वो लेंथ इससे बड़ा हो जाएगा तो वो आउटसाइड में चला गया। फिर समझे इतना, क्लियर हुआ। अब देखो उस पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले हैं। तो हम लोग जो पिछला दो एप्लीकेशन इसका देखे हुए थे, स्टेप्स उसका क्या था, बोल तो उसका स्टेप्स क्या क्या फॉलो किए हुए थे। उसको ले लेंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे पीछे जब हम लोग कल देखे हुए थे उसमें से उसका एप्लीकेशन, तो वहां पे अलग अलग शेप्स थे, ठीक, सॉरी क्यूबॉइड देखे हुए थे, क्यूब्स देखे हुए थे, फिर सिलेंडर देखे हुए थे, अरे देखे थे ना सारा कुछ।
तो इन सब के जो इन सब में डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस थे। ये तो पूरा गोला है, ठीक, इसका तो एक ही सरफेस आएगा, बात समझे इतना। तो यहाँ पे जो फाई नेट होगा ये फाई ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग सरफेसेस पे स्पैन है, इसी के सरफेस का पूरा फ्लक्स निकालेंगे, कोई डाउट इसमें नहीं। अब याद करो जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा हुआ था तो उसके एकदम लास्ट में मैंने तुमको फिर बताया था एक गोला लेकर के अगर इसके अंदर में चार्ज क्यों ले लिया जाए तब के केस बताए थे ना, ठीक। बस तो आप ध्यान से समझो, यहाँ पे अगर ये क्यू नेट और ये हम लोगों ने ले लिया फाइव क्यू नेट, इसको किससे रिप्लेस करोगे, ये तो चार्ज इनसाइड वाला, सॉरी ये तो गॉस फॉर्मूले वाला लिखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, कोई डाउट इसमें नहीं। अगला फाइव इक्वल टू क्या है, अगर ये पूरा का पूरा स्फेरिकल शेल है तब के केस में हम लोग इसमें सीधा ईडीएस तो नहीं लगा पाएंगे, ठीक, इसमें हम लोग को छोटा छोटा डीएस 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 पहले काटना पड़ेगा और एक एक जो फील्ड लाइन वहां से पास हो रहे होंगे उसको पहले ऑब्जर्व करेंगे, फिर सारे डीएस को क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। तो जब सारे छोटे छोटे डीएस को इंटीग्रेट करोगे तो फाइनली तुमको क्या देखने के लिए मिलेगा, वहां पे इस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, समझे, ठीक। तो यहां से ये क्यू इनसाइड इज इक्वल टू फाइव, फाइव की जगह पे क्या लिखेंगे, ई डॉट डीएस, ठीक, ई बाहर आ जाएगा और डीएस इंटीग्रेट होकर कितना प्रोवाइड करेगा, एस, तो ये हो जाएगा ई एस, एस क्या है, सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है, ऐसे ही रहेगा ये, इसको लिख, यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक ऐसे गोला आएगा। कल जब बनाए थे याद करो, एक पहले रॉड लिए, दूर में एक पॉइंट बनाया गया, ठीक, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट बनाया गया और फिर उसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस क्रिएट किया गया। याद करो तो गॉसियन सरफेस उसमें से फॉर्म हुआ था वो कौन सा था, सिलेंडर, अरे देखे थे कल, सेम वैसे ही ये तो पूरा चार्ज बॉडी हो गया, चार्ज बॉडी में यहां से आर डिस्टेंस दूर पे पॉइंट पी पे हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, क्लियर। तो स्फीयर जो है इसका गॉसियन सरफेस भी कैसे बनेगा, एक स्फीयर बनेगा, समझे इतना, क्लियर हुआ। अरे कुछ गया भेजे में कि ऐसे ही सिर हिला रहे हो, आया है ना समझ में, ठीक। तो यहां से ये क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया और ये हो जाएगा ई एस, कोई डाउट इसमें नहीं, आगे देखो, क्यू इनसाइड का क्यू इनसाइड रहने दो, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट रहने दो, इक्वल्स टू ई एस जो आया हुआ है ये ई एस जो ये आया हुआ है ये हो जाएगा ई और एस मतलब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया किसका, गॉसियन सरफेस का, किसका, गॉसियन सरफेस का, तब के केस में ये एस की जगह पे क्या आ जाएगा, ये गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया, इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, तो अब इसका हम लोग को क्या लिखना है यहाँ पे, एरिया, तो बताओ स्फीयर का एरिया कितना होगा, क्लियर हुआ इतना। यहां से ई का वैल्यू अगर निकालेंगे, ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू का क्यू डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, ये आर स्क्वायर, समझे इतना, क्या क्लियर हुआ ये तुमको कुछ दिख रहा है फॉर्मूला, E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है ये। और ये हम लोग कौन से केस में पढ़े हुए थे, ये हम लोग कौन से केस में पढ़े हुए थे, हाँ, पॉइंट चार्ज के केस में, कौन से केस में पढ़े हुए थे, पॉइंट चार्ज के केस में पढ़े हुए थे। यहाँ पे ये तुमको पॉइंट चार्ज दिख रहा है क्या, पॉइंट चार्ज है क्या, नहीं ना, तो ये जो डेरिवेशन हम लोग किए हुए हैं ये तभी एप्लीकेबल होगा जब ये जो गॉसियन सरफेस बना हुआ है उसके हिसाब से, जब बाहर से देखोगे या गॉसियन सरफेस के हिसाब से अगर देखोगे तो ये जो स्फीयर अंदर में तुमको दिख रहा है ये तुमको कैसा दिखना चाहिए, एक पॉइंट साइज में, या फिर ये पॉइंट चार्ज जैसा समझ में आना चाहिए, या फिर ये जो पूरा स्फीयर है इस स्फीयर के जितने चार्जेस इसके सरफेस पे हैं सारे के सारे कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड होने चाहिए, इसके सेंटर पे, क्लियर। तब के केस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा और जान लोगे, क्लियर है। और दूसरा देखो, जगह कहाँ है, रुको, ये तो एक हो गया। अब इसी को हम लोग दूसरे तरीके से डिराइव करते हैं, देखो ध्यान से, क्योंकि अभी जो कंडीशन बताए हैं
ये कंडीशन तुमको तभी ये कंडीशन तुम्हारा तभी एप्लीकेबल होगा जब ये बहुत छोटे साइज का हो। ऐसा तो जरूरी नहीं कि हर केस में तुमको ये छोटे साइज का मिलता हुआ रहे। क्लियर? तब के केस में हम लोग इसको कैसे डिराइव करेंगे, देखो ध्यान से। क्या दिया हुआ इधर? Q इनसाइड, Q इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू E और 4 पाई R स्क्वायर। यहां तक हो गया, यहीं से फिर आगे कंटिन्यू कर। ठीक है, देखो इसके बाद फिर Q इनसाइड, Q मतलब चार्ज इनसाइड। तो चार्ज इनसाइड बोल रहा है, बोलने का मतलब ये छोटे स्फीयर की बात करेंगे, बड़े स्फीयर का? छोटे स्फीयर का बात कर रहा है। यहाँ पे जब हम लोग लिए हुए थे ये कहां से आया? गॉसियन सरफेस। ये कहां से आता है? गॉसियन। यहाँ का एरिया गॉसियन सरफेस का एरिया हो। क्लियर? अब यहाँ पे ये जो क्यू बात कर रहा है, क्यू किसके लिए? क्यू कहाँ पे है? ये छोटे स्फीयर में है, छोटे स्फीयर में है। अब छोटे स्फीयर का पूरा चार्ज क्यू है, छोटे स्फीयर का पूरा चार्ज क्यू है। अब समझो, स्फीयर का चार्ज बोलेंगे मतलब उसके सरफेस एरिया का ना। याद करो पिछला वाला फॉर्मूला क्या देखे थे? सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाई एस। क्लियर? यहाँ पे क्यू दिख रहा है तुमको? क्यू, क्यू को इससे रिप्लेस करो, क्या आ जाएगा? ये सिग्मा और एस सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू क्यू। कोई डाउट इसमें? नहीं। यहां पे एस लिए हुए थे, इस एस का वैल्यू क्या रखे? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर एक सरफेस आया हुआ है। ये कौन से सरफेस की बात कर रहा है? जिस सरफेस में चार्ज क्यू है उसकी बात किया ना। तब के केस में इस सरफेस एरिया में क्या रखोगे? किसका सरफेस एरिया लोगे? बड़े वाले बाहर वाले स्फीयर या फिर गॉसियन सरफेस वाले स्फीयर का, या फिर अंदर वाले स्फीयर का? अंदर वाले का लोगे, सिंपल। तो यहाँ पे इसको S1 मान लिए रहो, इसको S2 मान लिए रहो। क्या आ जाएगा अब? ये Q इनसाइड, Q इनसाइड की जगह पे अब इसको रिप्लेस करेंगे, क्या आ जाएगा? ये सिग्मा S2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू E 4 पाई R स्क्वायर। क्लियर? क्लियर? बस अब इधर S2 का वैल्यू रख दो। सिग्मा इसका क्या हो जाएगा? 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। अब यहां से ये 4 पाई R स्क्वायर आ गया, नीचे में 4 पाई R स्क्वायर आ गया, डिवाइड बाई नीचे में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के उस साइड में क्या है? E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। यहां से सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर डिवाइड बाई यहां से ये एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है इतना? इक्वल टू यहां से ये क्या आ जाएगा? E 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। क्लियर? बचेगा क्या? सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये E। समझे? ये कोई डाउट इसमें नहीं है? चलो दोनों को लिखो, अलग अलग लिखो। एक तो ई का वैल्यू ये भी है, दूसरा ई का वैल्यू ये भी है। एनसीईआरटी में या फिर बोर्ड के लिए लिखोगे तो ये वाला डिराइव करोगे। समझे? और आगे अभी जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसी वजह से ये डेरिवेशन भी तुमको कराना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ठीक, चलो फटाफट लिखो इसको। अब समझ, ये ई S1 है, S1 का वैल्यू 4 पाई R स्क्वायर। तो अगले वाले स्टेप में ई का ना वैल्यू निकाले हैं, तो 4 पाई R स्क्वायर इधर ट्रांसपोज नहीं करोगे, तो इधर क्या है? Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट है। 4 पाई R स्क्वायर उधर से आ गया, तो 4 पाई R स्क्वायर Q बाई एप्सिलॉन नॉट पहले से था, मैं उसको फॉर्म में लेकर के आया हुआ हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले के। ठीक है? हो गया सबका? ठीक, तो देखो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया, किसके वजह से? एक चार्ज स्फीयर के वजह से, स्फेरिकल शेल की वजह से, किसी r डिस्टेंस दूर बाहर। समझे? कौन से पोजीशन पे? आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। क्लियर? बस हो गया, इतना ही है, छोटे छोटे हैं बाकी तीनों, बाकी दोनों देखो। अरे यार इसका एक अलग झंझट है। ठीक, तो ये केस 1 हो गया, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। दो केसेस और देखने, एक देखेंगे सरफेस ऑफ द स्फीयर,
ठीक, सेकंड केस, मैं कहां लिखूं, ये उतार लिए हो, उतार लिए हो, केस 2, केस नंबर 2, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, सरफेस ऑफ स्फीयर पे अगर लेंगे तो ये जो आर डिस्टेंस दिख रहा है तुमको, स्मॉल आर, अरे दिख रहा है आंख में किसी को, ये स्मॉल आर है, अगर सरफेस पे लोगे तो ये स्मॉल आर रेड्यूस होकर कहां तक पहुंच जाएगा, कैपिटल आर तक, तो बस स्मॉल आर जहां पे तुम्हारे फॉर्मूले में आया उसी की जगह पे क्या लिख दोगे, कैपिटल आर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से केस 2, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, फॉर्मूला चेंज कर दो, ई इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, क्लियर, समझ जाओगे, ठीक, ये हो जाएगा केस नंबर 2। तीसरा केस देखो, केस 3, व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर, बोलने का मतलब ये इसके अंदर आ जाएगा, आर इज लेस देन कैपिटल आर बोल रहा है, बोलने का मतलब ये पॉइंट तुमको ये अंदर में कहीं पे मिलेगा, जब भी तुमको पॉइंट मिले, देखो एक बार में चीजें याद नहीं होता, एक बार में समझ में भी आना मुश्किल होता है, लेकिन पिछले 2 क्लासेस से मैं चिल्लाते हुए आ रहा हूं, जब भी गॉस थ्योरम से तुमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे, तो सबसे पहला उस पॉइंट को टच करते हुए एक गॉसियन सरफेस बनाओ, कल हम लोगों ने सिलेंडर बनाया हुआ था 2 ठो, एक ठो रेक्टेंगुलर पैरेलली पाइप बनाए थे, क्लियर, वो सारे के सारे जो थे क्या थे, गॉसियन सरफेस थे, और उस पॉइंट को टच करते हुए वो जा रहे थे जिसपे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था, क्लियर, समझे इतना, आगे देखो, तो यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट लिया हुआ है, अभी इस पॉइंट के अराउंड एक बना दो गॉसियन सरफेस, अब ये हो जाएगा गॉसियन सरफेस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा अब, गॉसियन सरफेस। अब समझो ध्यान से, गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी एक बॉडी से जो पास होने वाले फ्लक्स होते हैं, ठीक, वो क्या होंगे, 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट बॉडी, इतना समझ में आया। अब हम लोगों ने बॉडी बनाया हुआ है ये, अब हम लोगों ने बॉडी बनाया हुआ है इसके अंदर में, तो इसके अंदर के अंदर में चार्ज कितना है, कुछ है, अरे कुछ है, नहीं है, सारे के सारे चार्जेस इसके सरफेस पे नहीं गए हैं, तो इसके इनसाइड में चार्ज कितना हुआ, क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा, तो अगर क्यू इनसाइड 0 तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, बस, क्लियर, केस 3 फॉर आर इज इक्वल टू आर, क्यू इनसाइड इक्वल्स टू 0, सो ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहां से 0, क्लियर हुआ, समझे, ठीक, उतार लो 3 बाकी दोनों केस, जल्दी करो, फिर छोटा सा एक ग्राफ देखेंगे इसका, फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी करो, तो कोई डाउट इसमें, नहीं, बस अगला हेडिंग लगाओ, 1 सेकेंड, इसका एक ग्राफ देख लो, तो बहुत ही सिंपल सा है, ये आर, ठीक, और यहाँ पे ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर को हम लोगों ने यहाँ बना दिया, ये स्फीयर को हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया, ठीक, अब यहाँ से डिस्टेंस, ये सेंटर था, यहाँ से डिस्टेंस बढ़ते जाएगा धीरे धीरे करके, तो ध्यान से समझो, ये जो हम लोग अभी 3 स्फीयर देखे, 2 स्फेरिकल शेल और एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, तीनों ही केसेस में इनसाइड जो चार्ज है उसका वैल्यू कितना है 0, तो इनसाइड अंदर में ई का वैल्यू कितना आएगा 0, क्लियर, तो समझो ये बाउंड्री आते तक, ये बाउंड्री आते तक ई का कोई वैल्यू है क्या, ई का कोई वैल्यू है क्या, नहीं है, ये बाउंड्री के बाद जब आगे बढ़ेंगे उस साइड में, तो फिर ई का जो वैल्यू है ये आर के, ई का जो वैल्यू है ये आर के एंटी प्रोपोर्शन में है या फिर प्रोपोर्शन में है, रिवर्स प्रोपोर्शन में है, तब के केस में जब आर बढ़ते जाएगा तो ई का वैल्यू धीरे धीरे करके कम होते जाएगा, तब के केस में, और कल ही मैं तुमको बताया था
कल मैं तुमको बताया था कि जो रिवर्स प्रोपोर्शन वाला होता है इसके लिए ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, तुम्हारे तरफ से ऐसे, ठीक, मतलब यहां से ये प्लॉट होगा ऐसे, समझे। और ये वाला सरफेस वाला पॉइंट है, यहां पे ये क्या मिला, ई मैक्स। ये समझ में आया। ये गोला ले लिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे मिलेगा, सरफेस में। फिर जब डिस्टेंस और बढ़ते जाएगा धीरे धीरे करके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होते जाएगा। ये समझ में आ गया। तो ये गोला बना लिए, गोले का ये हो जाएगा सेंटर, ये हो गया। अब यहां से जब इसके सरफेस तक पहुंचेंगे तो यहाँ के सरफेस तक पहुंचने तक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0, और सरफेस पे पहुंचने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इसमें मैक्सिमम मिलता है। मैक्सिमम से फिर ये धीरे धीरे करके कम होते जाएगा और ये आगे बढ़ेगा। ग्राफ समझ में आया, कोई डाउट है इसमें, नहीं, क्लियर हो गया। देखो ये लिख लिया हो ना पूरा। अब जब हम लोग तीसरा केस देखेंगे सॉलिड स्फीयर के लिए, किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, तब के केस में यहां तक का तो डेरिवेशन यही बनाओ, क्योंकि इसमें हम लोग इनसाइड का तो बात नहीं कर रहे हैं। और जब आउटसाइड ऑफ द स्फीयर हम लोग निकालेंगे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो उसका गॉसियन सरफेस ऐसे ही बाहर में गोला बनेगा, ये बाहर का गोला हो गया। अब उसके कंपैरिजन में ये जो अंदर का पार्ट है ये क्या है तुम्हारा, एक पॉइंट चार्ज जैसा हो गया। क्लियर। जब पॉइंट चार्ज जैसा हो गया तब के केस में इस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का सॉरी इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी वहां पे उतना ही लगेगा जितना इसमें लगा हुआ है। तो इसका भी ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर स्क्वायर। समझे, कौन से केस के लिए, सॉलिड इंसुलेटिंग के लिए, और वो भी आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। समझे। दूसरा, इसके सरफेस पे जब लेकर के आओगे तब भी यही कंडीशन होगा, बस स्मॉल आर की जगह पे क्या लिख देना है तुमको, कैपिटल आर। बन जाएगा, दोनों दोनों बन जाएगा। हमको देखना है बस तीसरा केस, इनसाइड ऑफ द सॉलिड स्फीयर। क्लियर, ठीक। अगला हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग solid sphere, solid sphere। क्लियर। केस 1 क्या होगा, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। केस 2 सरफेस ऑफ द बॉडी, आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, कैसे, प्रीवियस दोनों के जैसे। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं सिमिलर एज प्रीवियस। ठीक, मतलब पिछले वाले के जैसा ही तुमको यहाँ पे देखने के लिए ये मिलेगा। अब हम लोग इसका केस नंबर 3 करेंगे, और केस 3 जो है वो इनसाइड, इनसाइड बोलने का मतलब स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। ठीक, क्लियर। देखो इनसाइड में जब स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर हो जाएगा तब के केस में समझो ध्यान से, ये जैसे स्फीयर ले लिए, इस पूरे स्फीयर में, पूरे स्फीयर में सब तरफ क्या बटा हुआ है, प्लस चार्ज। अभी इनसाइड में भी है, ये नॉन कंडक्टिंग बॉडी है। ठीक, यूनिफॉर्मली भी स्प्रेडेड हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्मली भी, हम लोग लेकर के चलते हैं। ठीक है, हम लोग यूनिफॉर्मली लेकर के चलते हैं। इस केस में मान लो कि ये हो गया सेंटर, और इसके मान लो यहाँ के पॉइंट के लिए हम लोग को गॉसियन सरफेस, सॉरी यहाँ पे पॉइंट के लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ से हम लोगों ने गॉसियन सरफेस बना लिया। क्लियर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है स्मॉल आर। ठीक, और एक्चुअल हम लोग का जो स्फीयर है वो हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, क्या हो जाएगा इसका रेडियस, कैपिटल आर। क्लियर हुआ। ठीक, ठीक है भाई, बस फॉर्मूला फिर से हम लगाना चालू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला फाई नेट,
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से E डॉट ds। ds किसका लेते हैं, इधर वाला ds किसका लेते हैं, इसका जो ds आएगा s आएगा सरफेस एरिया, वो किसका सरफेस एरिया आएगा, गॉसियन सरफेस का। यहां से क्या हो जाएगा फाइनाइट, फाइनाइट इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा q इनसाइड डिवाइड बाय ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा ES। क्लियर, अब ES आ गया सरफेस, यहाँ पे जो सरफेस एरिया लिया जाता है ये किसका होता है, ये हो जाएगा गॉसियन सरफेस का। क्लियर है, अब गॉसियन सरफेस में तुम लोग ये सरफेस एरिया यहाँ पे पुट करने के बाद वैल्यू क्या आ रहा है, देखो यहाँ से q इनसाइड, इसको पहले निकाल लेते हैं इधर। देखो एक काम करो, इसको एक लाइन और लिख लो, q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ये हो जाएगा E, और ये आ जाएगा यहाँ से 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। क्लियर, इतना ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा q बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। क्लियर, अब इसके बाद समझो यहाँ से हम लोगों को q का वैल्यू, q मतलब कि यहाँ पे क्या है, q इनसाइड बोलने का मतलब जिस गॉसियन सरफेस को हम लोगों ने बनाया हुआ है इसके अंदर में कितना चार्ज प्रेजेंट है ये उसका वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, यहाँ पे q उसका वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है, तो q का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकालेंगे, q इज इक्वल टू, q मतलब इसके इनसाइड में जो चार्ज प्रेजेंट होगा इस q का वैल्यू है, q इनसाइड। ठीक है, q इनसाइड, तो इसके लिए हम लोगों ने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला देखा हुआ था। इस वाले केस में जो चार्ज है वो सरफेस पे डिवाइडेड ना होकर के, सरफेस पे स्प्रेड ना होकर के पूरे के पूरे अंदर वाले वॉल्यूम पे ये स्प्रेडेड है। क्लियर, तब के केस में q इनसाइड इज इक्वल टू अंदर वाला जो स्फीयर दिख रहा है यहाँ पे, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ इसका सॉरी इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा वॉल्यूम। क्लियर, तब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू रो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, इसका कितना आ जाएगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। क्लियर, इतना अब ये जो q इनसाइड आया हुआ है इसको यहाँ पे ला करके पुट करेंगे, तो वैल्यूज देखो फिर इसके, रो मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब डिवाइड बाय यहां से आ जाएगा ये एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा E 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। अब यहां से E का वैल्यू निकाल दो, E इक्वल्स हो जाएगा यहां से रो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से एक r कैंसिल, तो बचेगा क्या रो इंटू r डिवाइड बाई नीचे में आ जाएगा ये 3 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा E का वैल्यू। E इज इक्वल्स टू रो r डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, समझ में आ गया इतना? ठीक है भाई, चलो इतने को पहले नोट डाउन कर लो जल्दी। आज तो खैर टाइम हो चुका है, आज टाइम हो चुका है, अब बाकी जो बचे कुछ है इसको अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे कल। ठीक है, इसके बाद बस इसका एक ग्राफ तुमको प्लॉट करवाना बाकी है और एक डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, बस इतना अगर कर लेंगे हाँ तो फिर हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। कल कुछ न्यूमेरिकल्स में हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अगले के क्लासेस जो रहेंगे वो आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई, चलो आज का इतना ही करना है।